बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम 2015 का पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखो, ये इतने बड़े बड़े कमेंट्स, जो ऑप्शन समझाने की चीज़ होगी ना वो मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है। आप खुद भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, इस वीडियो के ज़रिए। तो क्वेश्चन नंबर 71 है, द स्टेटमेंट्स आर ऑल डिस्क्रिप्शन ऑफ द सेल स्ट्रक्चर, ठीक है। हमें सेल स्ट्रक्चर की डिस्क्रिप्शन दी है, ठीक है। सवाल क्या है, विच रो शोज द टिपिकल सेल इन विच दीज सेल स्ट्रक्चर्स आर फाउंड। एक तरफ प्लांट सेल दिया है। अब मैं आपको इस सवाल का पूरा तर्जुमा बताती हूँ क्या है। एक प्लांट सेल है और एक एनिमल सेल है। ऊपर इन्होंने ये जो डिस्क्रिप्शंस दी है ना, ये एक एक ऑर्गेनिली की डिस्क्रिप्शंस दी है। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन कौन से ऑर्गेनिली यहाँ आते हैं और कौन कौन से ऑर्गेनिली यहाँ आते हैं। तो पहले तो आपको ऊपर के स्टेटमेंट्स का पता होना चाहिए कि कौन से ऑर्गेनिली है। तो आप खुद देखो, सराउंडेड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन इनक्लोजिंग अ लार्ज फ्लूइड फिल्ड सैक, तो ये क्या होगा, वैक्यूल। और वैक्यूल एनिमल सेल में नहीं होता। सराउंडेड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन इनक्लोजिंग अ डाइजेस्टिव एंजाइम्स, तो क्या हो गया, ये हो गया आपका लाइसोजाइम। सेल का चैप्टर तो आपको रटना पड़ेगा। फॉर्म बाय टू मेम्ब्रेन्स इनक्लोजिंग, पहले मेरे लिए भी बहुत मुश्किल था सेल का चैप्टर, अब मुझे ऐसा हो गया ना कि जैसे याद हो गया है, ठीक है। फॉर्म बाय टू मेम्ब्रेन्स, बार बार पढ़ने से याद हो जाता है। फॉर्म बाय टू मेम्ब्रेन्स, और इंशाल्लाह मैं सेल की चैप्टर की वीडियोस दूंगी, जैसे मैंने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी दी थी, ठीक है। फॉर्म बाय टू मेम्ब्रेन्स इनक्लोजिंग अ मैट्रिक्स, द इनर मेम्ब्रेन इज फोल्डेड। क्या चीज़ हो गई है, ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, वेरी इजी। मैट्रिक्स है और जो इनर मेम्ब्रेन है वो फोल्डेड है। फॉर्म बाय अ मेम्ब्रेन दैट हैज फ्लैटेंड सेक, अगर आपने मेरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी कॉम्प्लेक्स की वीडियो देखी होगी तो आपके लिए ये बहुत ईजी होगा। फ्लैटेंड सेक किस में होते हैं, गोल्जी में, और इलोंगेटेड सेक किस में होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। कुछ तो पता होना चाहिए इंसान को। विच रो शो द टिपिकल सेल इन विच दीज सेल स्ट्रक्चर्स आर फाउंड, दैट इज प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। अब आप खुद देखो, आपको ऑर्गेनली पता लग गए, आपको पता है ना वैक्यूल, इन ये सारी चीज़ें एनिमल सेल में होगी लेकिन वैक्यूल नहीं होगा। तो आप देखो 2, 3, 4, 5 सारी चीज़ें एनिमल सेल में होनी चाहिए लेकिन वैक्यूल नहीं होना चाहिए। तो ये ऑप्शन सही है, प्लांट सेल। प्लांट सेल में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए लेकिन लाइसोसोम नहीं होना चाहिए, लाइसोसोम नहीं होता प्लांट सेल में। तो देखो, तो आपका ऑप्शन ए सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 72, अ शॉर्ट पीस ऑफ डीएनए 30 बेसिस पेयर्स, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। लॉन्ग वॉज एनालाइज टू फाइंड द नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड बेसिस इन ईच ऑफ द पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड। अच्छा, इस सवाल का अब मैं आपको तर्जुमा बताती हूँ। इस सवाल का तर्जुमा ये है कि एक शॉर्ट पीस ऑफ डीएनए आपको दिया, एक डीएनए का पीस आपको दिया जिसमें 30 बेस पेयर्स हैं, ठीक है, पेयर्स हैं। अगर 30 बेसिस पेयर्स है तो टोटल कितने होंगे, 60, यानी 60 बेसिस है। हमें क्या करना है, हमें आइडेंटिफाई करना है नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। सम ऑफ द रिजल्ट्स, यानी हमें ये टेबल दिया है, हमें सिर्फ क्या करना है, सवाल ये रहा, हाउ मेनी न्यूक्लियोटाइड्स कंटेनिंग गुआनाइन वर प्रेजेंट इन द स्ट्रैंड 1। हमें सिर्फ स्ट्रैंड 1 में जी कितना पड़ा हुआ है वो हमें मालूम करना है। और आपको ये सारी कहानी दी है, तो पहले मैं आपको इससे बताती हूँ। एक डीएनए का पीस आपको दिया, ठीक है, वो आपको पता है ना डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है, तो स्ट्रैंड 1, स्ट्रैंड 2, उस डीएनए में 30 बेस पेयर्स हैं, तो टोटल यानी 60 बेसिस हैं, ठीक है। अब हमें इन्होंने स्ट्रैंड 1 में बताया कि साइटोसाइन 12 है और जो थाइमाइन है वो 6 है। तो आप खुद देखो, अगर थाइमाइन 6 है तो एडिनाइन कितने होंगे, एडिनाइन भी 6 होंगे। भाई कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम होता है ना, अगर थाइमाइन 6 है तो एडिनाइन भी 6 होंगे। और साइटोसाइन 12 है, तो आप खुद लगाओ, देखो 60 बेसिस है, तो एक पैर में 30 होंगी, दूसरे में 30 होंगी। तो जब हम 6, 12, 6 जमा करें तो 6, 6, 12, और साइटोसाइन भी 12 है, तो 12, 12, 24, कितने बचे, 30 में ये कब 30 होंगे, जब इसमें हम 6 डालेंगे, तो यानी आपका गुआनाइन भी 6 है, ठीक है। इसी तरह अगर दूसरे स्ट्रैंड को हम देखें तो थाइमाइन कितना है, 8 है, तो एडिनाइन भी कितना होना चाहिए, 8, तो 8, 8, 16, यानी 16, तो 16 थाइमाइन और एडिनाइन है, तो बाकी बचे कितने इसमें 16 में, बताओ भाई, बचे इसमें 14, यानी 14 जो है, इसमें से 14 जो है वो साइटोसाइन और गुआनाइन है, लेकिन हमें सिर्फ गुआनाइन का बताना है। तो स्ट्रैंड 1 में गुआनाइन कितना है, 6। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73, द डायग्राम शो अ सिंप्लीफाइड नाइट्रोजन साइकिल ड्यूरिंग विच साइकिल डज डीकम्पोजिशन स्टार्ट। ये पूरा साइकिल दे देना है, आपको सिर्फ एक पॉइंट बताना है कि आपको कहाँ नाइट्रोजन साइकिल वो कर रहा है, तो वो बी है।
आप देख रहे हैं ज़रा पास पेपर्स पर नाइट्रोजन साइकिल बार बार आया है, नाइट्रोजन साइकिल बार बार आया है। देखो इस बुक को सॉल्व करने का तरीका ये है कि फॉर एग्जांपल मैंने अब बायो के सवाल सॉल्व कर दिए सारे। अब आप पता लगाओ कि कौन कौन से टॉपिक से ये क्वेश्चन आए, घर जाकर उस टॉपिक्स को पक्का करो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74, एंथ्रीडिया एंड आर्चिगोनिया आर डैश ऑर्गन्स इन द बारियोफाइट्स, दैट्स इज रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट सवाना? तो ट्रू स्टेटमेंट ये है, अ ड्राई सीजन इज़ वेरी लॉन्ग एंड टेम्परेचर रेंजेस। ये आपको सारा याद करना पड़ेगा, ये बहुत मुश्किल होता है याद करना, बट व्हाट टू डू। क्वेश्चन नंबर 76, विच डायग्राम इलिस्ट्रेट द प्रोसेस ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट? भाई एक्टिव ट्रांसपोर्ट आ गया, ठीक। अब हम आते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। भाई अगर एक्टिव, देखो एक चीज़, आपको जो सवाल है ना वो आप सवाल सही तरीके से नहीं पढ़ते। भाई आपने यहाँ पे क्या पढ़ा? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। आपको एक चीज़ समझ आ गई कि मूवमेंट कहाँ से होगी? फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन। अब हमें बताना है, हमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट को यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है। तो आप खुद देखो बाहर कौन सी चीज़ निकल रही है? वाइट चीज़ बाहर निकल रही है। तो आप खुद देखो अंदर वाइट चीज़ ज़्यादा है कि बाहर वाइट चीज़ ज़्यादा है? यहाँ पे वाइट चीज़ ज़्यादा है, तो ये तो पैसिव ट्रांसपोर्ट हो गया। अब इधर देखो वाइट चीज़ जो है वो अंदर जा रही है, तो वाइट चीज़ यहाँ पर ज़्यादा है ना, तो ये तो ऐसे हो गया ना कि हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर, तो ये तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट नहीं हुआ। अब आप यहाँ पर आओ, यहाँ पर ये चीज़, यहाँ पे ब्लैक चीज़ जो है वो अंदर जा रही है, यहाँ पे जा रही है। अब आप खुद देखो ब्लैक चीज़ यहाँ पर ज़्यादा है कि यहाँ पर ज़्यादा है, यानी हाई टू लो हो रहा है। अब इधर आओ ज़रा, यहाँ पे क्या हो रहा है? ये जो ब्लैक चीज़ है ये अंदर आ रही है। तो आप खुद देखो ये बाहर ज़्यादा है कि अंदर ज़्यादा है? ये अंदर ज़्यादा है, यानी ये लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन, यानी ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77, द डायग्राम शो द पार्ट ऑफ फ्लावर्स आफ्टर इट हैज़ बीन पॉलिनेटेड। पॉलिनेशन के बाद आपको पार्ट्स मिल रहे हैं। विच रो करेक्टली आइडेंटिफाई वन ऑफ द लेबल स्ट्रक्चर? ये सब को लेबल किया हुआ है इस पार्ट में, लेकिन करेक्टली कौन सा लेबल है? वो बी वाला है। द डायग्राम शो सम ऑफ द मसल्स एंड बोन्स ऑफ द ह्यूमन आर्म। ये ह्यूमन आर्म है, ठीक है, आपको पता है ना, इसको हम बोलते हैं आर्म, इसको बोला जाता है फोर आर्म, और उसके बाद जो होता है वो होता है हैंड, ठीक है, और ये शोल्डर जॉइंट। तो आपको ये है मसल, आपको दिखा दिया है। असल मसला ये है, व्हेन मसल एक्स कॉन्ट्रैक्ट व्हाट हैपन टू द आर्म को क्या होगा, एंड व्हाट हैपन टू द मसल वाई। तो इसको समझने के लिए आप सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एंटागोनिस्टिक मसल्स होते हैं, ठीक है। क्या होता है? एंटागोनिस्टिक मसल्स होते हैं। एंटागोनिस्टिक मसल ये होता है कि एंटागोनिस्टिक मसल्स हम उन मसल्स को बोलते हैं कि वो ग्रुप में काम करते हैं, यानी जब एक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होता है ना तो दूसरा रिलैक्स हो रहा होता है, ठीक है। एंटागोनिस्टिक मसल्स हम उसको बोलते हैं। यानी फॉर एग्जांपल आप ले लो कि दो फ्रेंड्स के वो एक साथ ही काम करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि वो मेडिकल में जाएगा तो दूसरा नहीं जाएगा, जाएंगे तो साथ जाएंगे। ऐसे फ्रेंड्स तो बड़े मुश्किल होते मिलना, लेकिन चलो मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है। तो एंटागोनिस्टिक मसल्स कौन से मसल्स होते हैं? जो एक साथ काम करते हैं, ठीक है, कि भाई मैं भी काम करूँगा और तू भी साथ में काम करेगा, बहुत अच्छे हैं ये, ठीक है। यानी जब एक कॉन्ट्रैक्ट होता है तो दूसरा रिलैक्स कर रहा होता है। तो इनकी एग्जाम्पल में हम बाइसेप और ट्राइसेप देते हैं, ठीक है। बाइसेप, अब यहाँ पर ये थ्योरी भी आपको समझने की ज़रूरत है। जब मैं पढ़ रही थी एमडीकैट तो मुझे इसी में ही गलती हो गई थी। ये आपको थोड़ा समझना है कि जब बाइसेप, जब ये फ्लेक्सर है और ट्राइसेप को हम एक्सटेंसर बोल रहे होते हैं। जब बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट होता है ना तो क्या होता है कि आपका जॉइंट, तो आपको ये समझने की ज़रूरत है। ये कॉन्सेप्ट मेरा सही नहीं था उस वक्त। आपको ये बात याद रखनी है कि जब बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट हुआ ना तो यानी ट्राइसेप रिलैक्स था, लेकिन जब बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट हुआ ना उसने जॉइंट को बेंड कर दिया, ठीक है, जॉइंट को बेंड कर दिया। लेकिन जब ट्राइसेप कॉन्ट्रैक्ट होता है ना तो अब आप खुद देखो, जब ट्राइसेप कॉन्ट्रैक्ट होगा तो बाइसेप क्या करेगा? बाइसेप रिलैक्स होगा। लेकिन जब ये ट्राइसेप कॉन्ट्रैक्ट होता है ना तो जॉइंट आपका स्ट्रेटन होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप सीधा खड़े, ठीक है, आपका हाथ सीधा है, तो इसका मतलब आपका जो ट्राइसेप है ना वो कॉन्ट्रैक्ट है और आपका बाइसेप रिलैक्स है। लेकिन अगर आपने अपने हैंड को मूव किया है, ठीक है, इस तरह अगर आपने अपने हैंड को मूव किया है तो इसका मतलब आपका बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट है और आपका ट्राइसेप रिलैक्स है। मेरी बात को दो बार सुन लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा। तो अब हमें बताना है कि व्हेन मसल एक्स कॉन्ट्रैक्ट, ये वाला मसल
कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ठीक है, तो हमें तो पता है ये बाइसेप और ट्राइसेप है, इसमें से ये वाला ट्राइसेप है। हमें पता है कि भाई जब ये वाला कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो दूसरा रिलैक्स हुआ होगा, ठीक है, ठीक है। तो भाई मसल एक्स कॉन्ट्रैक्ट हुआ। अच्छा, व्हाट हैपन्स टू द आर्म एंड व्हाट हैपन्स टू द मसल वाई? ये तो बहुत इजी है कि भाई जब ये वाला कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो मसल वाई तो रिलैक्स ही होगा, लेकिन आर्म के साथ क्या होगा? आर्म जो है वो स्ट्रेथिन होगा, ठीक है, क्योंकि कौन सा वाला कॉन्ट्रैक्ट हुआ है? ट्राइसेप कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, और ट्राइसेप जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो आर्म को सीधा कर देता है, लेकिन जब बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ये आर्म को बेंड कर देता है। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 79 पर। 79, व्हाट हैपन्स टू द वॉल्यूम ऑफ थोरैक्स एंड एयर प्रेशर इन द लंग्स ड्यूरिंग द ब्रीथिंग इन? यानी जब आप सांस ले रहे होते हैं, ठीक है, तो क्या होता है? अच्छा, अब हमें बताना है कि क्या होता है थोरैक्स में, वॉल्यूम ऑफ द थोरैक्स को क्या होता है, ठीक है, और एयर प्रेशर इन द लंग्स, और एयर प्रेशर इन द लंग्स में क्या होता है ड्यूरिंग ब्रीथिंग इन, यानी इनहेलेशन, जब हम सांस ले रहे होते हैं तो आपका जो वॉल्यूम ऑफ द थोरैक्स है ना वो इंक्रीज़ हो जाता है। वो इंक्रीज इसलिए हो जाता है क्योंकि आपके जो इंटरकॉन्स्टल मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्शन कर लेते हैं, ठीक है। अब हम जब कॉन्ट्रैक्शन के बारे में सोचते हैं तो हम कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्शन यानी जकड़ना नहीं, कभी कभी कॉन्ट्रैक्शन इसको भी बोला जाता है कि वो पैल जाता है, ठीक है, इस तरह पैल जाने को भी हम कॉन्ट्रैक्शन ही बोलते हैं, ठीक है। आपने लंग्स को देखा हो ना, लंग्स ऐसे ऐसे होते हैं, तो लंग्स की कॉन्ट्रैक्शन यहाँ से पैल जाना, ठीक है, पैल जाते हैं, ठीक है। तो आपका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ हो जाता है, लेकिन जो आपका प्रेशर है ना वो डिक्रीज़ होता है। अब प्रेशर के पीछे क्या कहानी है? तो ये कहानी ऐसी है कि हम क्या करते हैं, हम इन रिलेशन टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेते हैं, रिलेशन टू द रिलेटिव टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब रिलेटिव जब भी हम बोलते हैं ना ये वर्ड, यानी कंपैरिजन कर रहे होते हैं, हम इसलिए बोलते हैं कि जब हम सांस लेते हैं तो एयर प्रेशर जो है वो लंग में डिक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रिलेटिवली ले रहे होते हैं, यानी अकॉर्डिंग टू, यानी रिलेटिव टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी बाहर का जो एटमॉस्फेयर होता है वो ज़्यादा होता है और जो आपके लंग्स का जो एटमॉस्फेयर होता है वो कम होता है, ठीक है, और तब जाकर आपका जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा हो जाता है और आप जो हवा ले रहे होते हैं ना बाहर से वो अंदर आ जाती है, ठीक है, आपके लंग्स में। तो ये जो प्रेशर कम है तो वो हम ये जो कम बोल रहे हैं ना कि प्रेशर कम है लंग्स में, ये हम रिलेटिव टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोल रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80, डाइटरी फाइबर passes through the several structure after leaving the stomach. In which order does the dietary fiber passes through these structure? यानी फाइबर जो डायरेटरी फाइबर थी वो पास हो रही है, स्टमक को उसने छोड़ दिया है, अब वो कैसे गुजरेगी, ठीक है। तो स्टमक के बाद ड्यूडेनियम आता है, जूजेनियम एंड इलियम जो कि आपका स्मॉल इंटेस्टीन है, उसके बाद कोलोन और उसके बाद रेक्टम। बहुत इजी क्वेश्चन है भाई। द साइंटिफिक नेम ऑफ थॉर्न एप्पल इज दथूरा अल्बा। अब ये इस तरह के क्वेश्चन ना, इस तरह के क्वेश्चन में कभी कभी इंसान रह जाता है क्योंकि ये याद नहीं रहते। द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर अबाउट एंजाइम्स। ये सारी स्टेटमेंट्स एंजाइम के बारे में। अब आपको बतानी है कौन सी, ठीक है। अच्छा, दे आर ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स। हाँ, एंजाइम ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। दो किस्म के प्रोटीन्स होते हैं ना, फाइब्रस एंड ग्लोब्यूलर। दे कैन बी इनहिबिटेड बाय कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। ये बात भी सही है, हाँ, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के जरिए इनहिबिट होते। दे आर फॉर्म इन द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक। गलत बात है, दे आर नॉट फॉर्म इन द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। राइबोसोम में प्रोटीन सिंथेसिस होती है। एंजाइम इज अ प्रोटीन। दे आर ओनली फाउंड अटैच टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन द सेल। गलत बात है, ये आपको हर कहीं जगह मिलते हैं। द डायग्राम शो सेक्शन थ्रू ह्यूमन ब्रेन। ये आपको ह्यूमन ब्रेन बताया है, मैंने आपको लिख कर भी दे दिया है कि कौन कौन सी चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वहाँ आपको नहीं लिखा होगा, ये मैंने लिखा है, ठीक है, आपको लिखा हुआ नहीं होगा। तो व्हाट आर सम फंक्शंस ऑफ लेबल पार्ट। आप ये इसको सर जस्ट लेबल किया और आपने फंक्शन बताने, तो अगर आपको नाम पता लग गए तो आपको फंक्शंस भी पता लग जाने ही चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84, which one of the following combination statement is true of the saccharides in living organism, ठीक है। अच्छा, हमें बताना है सैकराइड के इस स्टेटमेंट, हमें सैकराइड, अब सैकराइड, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सैकराइड्स,
अब सेक्राइड क्या होते हैं? सेक्राइड आपको पता है ना, सेक्राइड यानी शुगर, शुगर मायने कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो सेक्राइड यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये कार्बोहाइड्रेट की बात हो रही है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट को आप सेक्राइड भी बोल सकते हो और आप शुगर भी बोल सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 85 पे आते हैं। द टेबल रिफर्स टू द ब्लड वेसल, ठीक है, इन ब्लड वेसल्स इन ह्यूमन बींग, ठीक है। अच्छा, ये वेसल्स हैं, यहाँ पे वेसल्स हैं, यहाँ पे ब्लड लिखा हुआ है कि ब्लड कहाँ फ्रॉम यानी कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, एंड ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड। तो आयोटा, आयोटा आपको पता है एक आर्टरी है, ठीक है। ये कहाँ से ब्लड कहाँ से लेकर कहाँ तक जाती है, तो ये आपको ये पी बताना है, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है। इसी तरह पल्मोनरी वीन, पल्मोनरी वीन जो है यहाँ ये वाले कॉलम इनके फिल किए हुए हैं, लेकिन पल्मोनरी वीन में होता कौन सा है, तो आपको पता है पल्मोनरी वीन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है। तो क्यों ऑक्सीजनेटेड, तो बी और डी में हम देखेंगे। अच्छा, हेपेटिक आर्टरी, आर्टरी है यानी आयोटा, फ्रॉम आयोटा, ठीक है, टू, तो आर हमें मालूम करना है और इसमें होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। हेपेटिक पोर्टाल यानी आपको यहाँ पे बहुत सारे वेसल्स दिए हैं, यहाँ पे बताया है कि कहाँ से लेकर ये कहाँ से ब्लड कहाँ को लेकर जाती है और इसमें कौन से टाइप ऑफ ब्लड है, ठीक है। तो आपका जो ऑप्शन करेक्ट है इसमें वो बी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पी में, यानी पी में क्या आना चाहिए, लेफ्ट वेंट्रिकल, यानी आयोटा जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड लेकर जाती है और सारे ऑर्गन्स को प्रोवाइड करवाती है। क्यू में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। और यहाँ पे आ गए आर, आर हेपेटिक आर्टरी क्या करती है, आयोटा से ब्लड लेती है और लिवर तक पहुँचाती है, ठीक है। और होता कौन से है, उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है। क्लियर हो गया? ओके, क्वेश्चन नंबर 86। द डायग्राम शो अ मॉलिक्यूल, ठीक है, डायग्राम ने एक मॉलिक्यूल बताया है, ठीक है, इसमें तो आपको बताना है कि ये कौन सा मॉलिक्यूल है, स्ट्रक्चर दिया हुआ है। तो विच सब्सटेंस माइट इंक्लूड द अबव मॉलिक्यूल, तो आपको पता होना चाहिए ना, ये एलानीन है, ये देखो, ये आपका हो गया कार्बोक्सिल ग्रुप, या हो गया आपका अमाइन ग्रुप, अमाइन ग्रुप, ये हो गया आपका कार्बोक्सिल ग्रुप। अगर मैं इसे सही तरीके से लिखूं तो ये बन जाता है आपका, ठीक है। तो ये आपका हो गया एलानीन, ठीक है, यानी अमाइनो एसिड, ये एक अमाइनो एसिड है। सीरीन भी एक अमाइनो एसिड है, लेकिन सीरीन का फॉर्मूला इस तरह नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 87। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ एन ओवम, हम ओवम की फॉर्मेशन हो रही थी। ओवम क्या है, फीमेल गैमेट है। नॉन डिसजंक्शन ऑफ द सेक्स क्रोमोसोम, नो डिसजंक्शन यानी नो सेपरेशन ऑफ द सेक्स क्रोमोसोम अकर, यानी सेपरेशन नहीं हुई, ठीक है, नॉन डिसजंक्शन हो गई। मतलब यानी डिसजंक्शन होती है ना, तो क्या हो गया, नॉन डिसजंक्शन हो गई of the sex chromosome occur. The ovum was then fertilized by a normal Y-bearing sperm cell. Which one of the following show the sex chromosome complement or the resulting zygote, यानी resulting zygote में for अब मैं आपको क्लियर बताती हूँ। मसला क्या हुआ कि हमें ओवम बनाना था, ठीक है। तो आपको पता है ना, ओवम बनाना था यानी मियोसिस करनी थी, ठीक है। जब मियोसिस होती है तो मियोसिस में डिसजंक्शन होती है, ठीक है। डिसजंक्शन यानी सेपरेशन होती है, क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं। तो क्या हुआ कि नॉन डिसजंक्शन हो गई, नॉन डिसजंक्शन यानी नो सेपरेशन, सेपरेशन नहीं हुई, ठीक है। फिर यही वाला ओवम जिसकी सेपरेशन नहीं हुई, यानी जिसका जो मियोसिस था वो सही तरीके से नहीं हुआ, उसको हमने फर्टिलाइज करवा दिया स्पर्म के साथ, ठीक है। तो अब जाइगोट जो बना होगा वो कैसे बना होगा, तो वो आपका इस तरह का बना होगा, ठीक है। यानी यहाँ से तो आपका आया होगा, आया ना, और ये आपका मियोसिस है, ये आपका ओवम है। तो अब इन दोनों की क्या होनी थी, फर्टिलाइजेशन होनी थी, तो आपका जाइगोट बनता, ठीक है। तो यहाँ से तो आया एक ही क्रोमोसोम। अच्छा, एक क्रोमोसोम क्यों आया, क्योंकि इनकी डिसजंक्शन हो गई थी। लेकिन यहाँ से क्या हुआ कि एक क्रोमोसोम नहीं आया क्योंकि डिसजंक्शन नहीं हुई थी, तो यहाँ से XXY आ गया, ठीक है। क्लियर हो गई बात अब? तो इसलिए जाइगोट में XXY वाला फैक्टर आ गया, 3 सेक्स क्रोमोसोम्स आ गए। द डायग्राम शो अ सेल एट एनाफेज 1 ऑफ मियोसिस, ये डायग्राम आपको बताया गया है और बता रहे हैं कि ये जो डायग्राम है ये आपके मियोसिस का एनाफेज 1 है, ठीक है। तो विच डायग्राम शो नॉर्मल गैमेट दैट कुड बी प्रोड्यूस फ्रॉम दिस सेल, तो अब हमें बताना है कि इस सेल में से, ये सेल बताया गया है, अब हमें ये बताना है कि इस सेल में से कौन सा सेल जो है वो हमें जो है ना, हाँ, बन सकता है, ठीक है। मैं दोबारा से सवाल समझाती हूँ। देखिए, ये एक सेल है, ये सेल जो है ना, ये सेल किस स्टेज में पड़ा हुआ है,
देखो मियोसिस आपको पता है ना, दो किस्म, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, ठीक है। और हम बोलते हैं कि जो मियोसिस 1 होता है वो माइटोसिस के साथ रिजेम्बलेंस होती है उसकी। तो ये जो सेल है ना, इसकी सेल की डिवीजन हो रही थी और ये किस स्टेज पर है, ये मियोसिस 1 के एनाफेज स्टेज पर है, मियोसिस 1 के एनाफेज स्टेज पर है। अब यहाँ पे जो सेल्स है ना, ये वाले जो डायग्राम्स है, ये क्या है कि देखो मियोसिस किस में होती है, जब हम गैमेट सेल बना रहे होते हैं। तो अब ये आपको बोल रहे हैं कि विच डायग्राम शो अ नॉर्मल गैमेट। अब आपको हमें बताना है कि इस सेल में से जो गैमेट बना होगा वो इनमें से कौन सा होगा, यानी इस सेल से कौन सा गैमेट बना होगा, इसमें से हमें बताना है, ठीक है। तो आप खुद बताओ, ये वाला बना होगा, ये वाला क्यों नहीं है भाई, मियोसिस हो रही है। मियोसिस में क्रोमोसोम, ये जो क्रोमोसोम है ना, ये आपको क्रोमेटिड्स के फॉर्म में होते हैं और इनकी सेपरेशन होती है फिर, और यहाँ पे तो फुल फॉर्म में पड़े हुए हैं। यहाँ पर आओ, यहाँ पर भी वही फॉर्म है। ये इस तरह का नहीं होना चाहिए था, ये एक क्रोमेटिड होना चाहिए था, ठीक है। अब यहाँ पर ये एक क्रोमेटिड है, दूसरा क्रोमेटिड, ये भी एक क्रोमेटिड। अब इसमें हम कंफ्यूज होंगे, तो लेकिन आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आप ऊपर के क्रोमोसोम्स देखो, ये बिल्कुल वाइट है और यहाँ पर आपको हर किस्म का मिल रहा है, ठीक है। ब्लैक भी मिल रहा है, कॉन्ट्रास्ट भी मिल रहा है, आपको वाइट भी मिल रहा है, तो इसलिए हम इसके साथ जाएंगे, ठीक है। एक मतलब मैं मियोसिस आपको समझा दूँ तो ये आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, बहुत ईजी हो जाएगा इंशाल्लाह। मैं आपको ज़रूर समझाऊंगी। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 89 पर। डिफरेंट अमाइनो एसिड नंबर 1 to 5 बिलो फ्रॉम द फॉलोइंग सीक्वेंस इन अ पार्ट ऑफ एन पॉलीपेप्टाइड चेन। ये क्वेश्चन मैं बहुत मरतबा समझा चुकी हूँ, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में ये है, इस क्वेश्चन में ये आपसे क्या बोल रहे हैं कि हमने ये एक सीक्वेंस दिया है 1 2 3 4 2 5 3, ये सीक्वेंस है, ठीक है। ये सीक्वेंस जो है ये किस चीज़ का, ये कोड्स का सीक्वेंस है और इससे 5 डिफरेंट अमाइनो एसिड्स बनेंगे, ठीक है। अच्छा, मैसेंजर आरएनए कोडोन्स विच कॉरिस्पॉन्ड टू दीज अमाइनो एसिड्स आर, फॉर एग्जांपल ये जो एक सीक्वेंस है अमाइनो एसिड का, ठीक है, ये पूरा अमाइनो एसिड का सीक्वेंस आपको दिया है। अमाइनो एसिड 1 के लिए ये कोड है, अमाइनो एसिड 2 के लिए ये कोड है, ठीक है। ये मैसेंजर आरएनए के कोड्स हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डीएनए बेसिस सीक्वेंस कुड प्रोवाइड द कोड फॉर द गिवन सेक्शन ऑफ पॉलीपेप्टाइड, ठीक है। हमें अब बताना है ये हमारे किस चीज़ के वो है, ये एमआरएनए वाले कोड्स हैं, ठीक है। हमें इसके क्या बताने, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डीएनए बेस सीक्वेंस कुड प्रोवाइड द कोड फॉर द गिवन सेक्शन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। हमें इसके डीएनए का सेक्शन डीएनए का सीक्वेंस बताना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ मैं आपको करके दिखाती हूँ, ठीक है। अब आपको समझ आया, ठीक है। मैंने किस तरह पूरा बता दिया कि ये आपको अमाइनो एसिड का एक सीक्वेंस दिया है, उस अमाइनो एसिड के एमआरएनए कोड्स दिए, ठीक है। मैंने वो सीक्वेंस लिखा, मैंने फिर क्या किया, इसी सीक्वेंस के लिहाज से जो इन्होंने हमें एमआरएनए के कोड्स दिए वो मैंने उतार दिए। फॉर एग्जांपल 1 के लिए ये कोड है, 2 के लिए ये है, 3 के लिए ये है, 4 के लिए ये है, 2 के लिए ये है, 5 के लिए ये है और 3 के लिए ये है, ठीक है। फिर मुझे क्या करना था, आंसर मुझे क्या करना था, मुझे डीएनए के अब कोड्स बनाने थे इसके लिए। तो ये देखो मैंने डीएनए के कोड्स बना दिए। फॉर एग्जांपल यू के बजाय क्या आएगा, ए। कॉम्प्लीमेंट्री बनाते हैं ना, कॉम्प्लीमेंट इसी को बोलते हैं। यू का कॉम्प्लीमेंट ए है, जी का कॉम्प्लीमेंट सी यानी गुआनाइन, साइटोसाइन, यूरेसिल का एडेनाइन, ठीक है। इस तरह हमने सीक्वेंस बना ली। अब ये जो सीक्वेंस सही आ रही है वो आ रही है डी पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इवेंट्स अकर एट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में पहले भी बता चुकी हूँ और पूरा बुक में आपको समझाया है, ठीक है। तो बहुत इजी है। अगर इम्पल्स आ गई है तो अब क्या होगा, एसिटाइल कोलिन रिलीज होगा, एंड प्लेट पोटेंशियल आ गई है, ठीक है। तो अब क्या होगी, कैल्शियम प्रोड्यूस इन द मसल फाइबर, कैल्शियम आइंस जो है प्रोड्यूस हो जाएगी, रिलीज फ्रॉम द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड फॉर्मेशन ऑफ वाई। फॉर्मेशन ऑफ वाई क्या है, यानी एक्टोमायोसिन बनेगा और मसल कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी। ये ऐसा है कि ये एक न्यूरॉन का मेम्ब्रेन है और ये मसल फाइबर मैं पहले ही समझा चुकी हूँ, यानी मस्कुलर टिश्यू का सेल यानी मसल सेल, ठीक है। ये उसका मेम्ब्रेन है। जैसे ही एक्शन पोटेंशियल आती है यहाँ पे एसिटाइल कोलिन होता है, वो यहाँ पे रिलीज़ हो जाता है यहाँ पर। फिर एसिटाइल कोलिन जो है क्या, एसिटाइल कोलिन कैल्शियम गेट के साथ लगता है और इस वाले मेम्ब्रेन को खोल देता है। जब ये वाला मेम्ब्रेन खुल जाता है तो एसिटाइल कोलिन यहाँ पर भी आ जाता है। जब एसिटाइल कोलिन यहाँ पर आ जाता है
तो यहाँ पर भी एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाता है। और मसल फाइबर में क्या होता है कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ना मसल फाइबर में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है और उसमें कैल्शियम स्टोर होता है, तो वहाँ से कैल्शियम निकलना स्टार्ट हो जाता है। जब कैल्शियम निकलना स्टार्ट हो जाता है तो आपका एक्टोमायोसिन बनना स्टार्ट हो जाता है, यानी एक्टिन और मायोसिन, वो जो मायोसिन का हेड एक्टिन से जुड़ जाता है और इस तरह आपकी कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है। ठीक है, अगर मैं समझाऊंगी तो पूरा प्रोसेस समझाना पड़ेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 91, द डायग्राम शोज द इनहेरिटेंस ऑफ हेमोफीलिया इन ए फैमिली। ये एक इनहेरिटेंस है, ठीक है, उस फैमिली की जिसमें हेमोफीलिया है। अब ये पूरी डिग्री दी गई है, हमें क्या बताना है, व्हाट इज़ द जीनोटाइप ऑफ पर्सन 7। कौन सा भाई पर्सन 7 निकालो, इस बंदे का हमें जीनोटाइप निकालना है। अगर इस बंदे का हमें जीनोटाइप निकालना है तो आप खुद देखो ये कहाँ से आया भाई, इन दोनों की मेटिंग से आया है। ठीक है, तो आप खुद देखो जो ओवल है वो क्या रिप्रेजेंट करना है, नॉर्मल फीमेल और नॉर्मल मेल, यानी नॉर्मल फीमेल नॉर्मल मेल। और फिर आपका जो 7 होगा, ठीक है, 7 क्या है, ये भी आपका होना चाहिए। 7 क्या है, फीमेल है, ठीक है। और लेकिन जो सन है, आप खुद देखो यहाँ पर सन क्या है, उसे हीमोफीलिया हो गया है। तो आप खुद अंदाज़ा लगाओ कि यहाँ पे तो लिखा हुआ है कि नॉर्मल फीमेल नॉर्मल मेल, लेकिन फिर उसका जो बेटा है वो उसमें क्यों हेमोफीलिया आया। इसका मतलब जो मदर है वो कैरियर है, यानी उसके पास जो एक एक्स है वो हेमोफीलिया वाला है। ठीक है, इसलिए उसके जो अब बेटा फीमेल है वो भी कैरियर होगी। ठीक है, क्लियर हो गई बात। क्वेश्चन नंबर 92, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सेल्स आर फाउंड इन द सेकेंडरी जाइलम ऑफ द एंजियोस्पर्म। ठीक है, हमें अब बताने के कौन कौन से टाइप्स ऑफ सेल्स पाए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत मरतबा रिपीट हो चुका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 93 जो कि आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, आपको जो हमें फॉर्मूलाज होते हैं वो आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन रिफर टू द एवोल्यूशन। अच्छा, अब ये एवोल्यूशन की हमें बताना है भाई एवोल्यूशन के लिहाज से। ठीक है, हमें द फॉलोइंग, ये हमें ऑब्जर्वेशंस दी हैं कि उन लोगों ने इवोल्यूशन के लिहाज से क्या ऑब्जर्व किया था। अच्छा, इन व्हाट सीक्वेंस शुड स्टेटमेंट बी प्लेस। हमें ना डार्विन थ्योरी का जो इवोल्यूशन था ना, ये ऑब्जर्वेशन ना, ये डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रही है। अब हमें इन्हीं ऑब्जर्वेशंस को सीक्वेंस में रखना है। किस सीक्वेंस में रखना है, जिस सीक्वेंस में डार्विन थ्योरी है। ठीक है, तो अब आपको पता है ना डार्विन, ये सवाल रिपीट हुआ है, ये भी दोबारा रिपीट हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले डार्विन ने क्या बोला था, डार्विन ने बोला था कि ओवर प्रोडक्शन होगी। तो यहाँ पर आपने ये रहा ओवर प्रोडक्शन। जब ओवर प्रोडक्शन होगी तो उसके बाद उसने कहा था कि भाई इन स्ट्रगल होगी। ठीक है, आपकी स्ट्रगल होगी एग्जिस्टेंस के लिए, ये रही स्ट्रगल। देखो डार्विन थ्योरी तो बहुत ईजी है, रिमेंबर ओवर प्रोडक्शन, पहला पॉइंट क्या था डार्विन थ्योरी का, ओवर प्रोडक्शन होगी। दूसरा पॉइंट क्या है, स्ट्रगल होगी। ठीक है, अच्छा, उसके बाद उसने क्या कहा था, फेवर से याद रखो, फेवर यानी जो बंदा उस जो स्ट्रगल हो रही होगी ना एग्जिस्टेंस के लिए, तो जो बंदा उस कंडीशन में, वो कंडीशन उसके लिए फेवरेबल हो गई और वो उसमें सरवाइव कर गया, वो आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, उसके बाद वही जो चेंज जो होगा ना उसका वो आपको ना, आपका जो ग्रेजुअल चेंज जो आ रहा है वो आपका बिल्कुल इनहेरिटेड वेरिएशन हो जाएगी। कैसे है डार्विन थ्योरी, डार्विन थ्योरी ने पहली पॉइंट क्या कही, ओवर प्रोडक्शन। उसने कहा पहले ओवर प्रोडक्शन होगी। मैं आपको अभी से ही याद करवा देती हूँ, डार्विन थ्योरी का पहला पॉइंट क्या था, ओवर प्रोडक्शन। भाई ओवर प्रोडक्शन होगी, फिर स्ट्रगल होगी। स्ट्रगल के बाद जो है वो जो स्ट्रगल कर रहा था ना, तो उसने एक पर्टिकुलर फेवर वेरिएशन पैदा की। ठीक है, एक पर्टिकुलर फेवर वेरिएशन पैदा की। कौन सी वेरिएशन पैदा की, एक अपने अंदर एक चेंज पैदा किया। किस लिए पैदा किया, वो इसलिए पैदा किया ताकि वो उस इन्वायरमेंट के लिए फेवर कर रहा था। यही फेवर वाला वेरिएशन आपका आगे क्या बन जाएगा, इनहेरिटेड वेरिएशन बन जाएगा। ठीक है, ये थी डार्विन थ्योरी। जिस तरह आप जिराफ को याद रखो, यानी जिराफ की प्रोडक्शन ज़्यादा हो गई, जिराफ ज़्यादा पैदा होना शुरू हो गए, तो फिर उनका जो ग्रास था उस पर वो सरवाइव नहीं कर पा रहे थे, तो वो दरख्त की तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे ताकि वो दरख्त को खाए। तो दरख्त को खाने के चक्कर में स्ट्रगल हो रही थी,
तो उनके पास इतने लंबे नेक थे नहीं, लेकिन उन्होंने कोशिश की और आगे जाकर वो उनका इनहेरिटेड वेरिएशन, ठीक है। आइडेंटिफाई द बोन्स इन विच द कनेक्टिंग जॉइंट्स आर फ्रीली मूवेबल, ठीक है। ऑल ऑफ द अबव है, ऑल ऑफ द अबव इसलिए क्योंकि एंकल भी फ्रीवेबल। देखो जॉइंट्स को ना 3 चीज़ों में डिवाइड किया गया है जॉइंट्स मूवमेंट को। एक इमूवेबल, ठीक है, इमूवेबल जो बिल्कुल मूव नहीं होते यानी स्कल। एक है पार्शियल मूवेबल, पार्शियल मूवेबल यानी आपके वर्टिब्राए। एक है फ्रीली मूवेबल, ठीक है। ये क्लासिफिकेशन है जॉइंट्स की। अब इसी फ्रीली मूवेबल को और क्लासिफाई किया गया है हिंज जॉइंट में, पाइवॉइड जॉइंट में, और स्लाइडिंग जॉइंट में, और ग्लाइडिंग जॉइंट में, ठीक है। तो आपको ये इस तरह याद करना है। पहले अपर क्लासिफिकेशन क्या है, इमूवेबल, पार्शियल मूवेबल एंड फ्रीली मूवेबल। फिर इसी फ्रीली मूवेबल को और डिवाइड किया गया है हिंज, पाइवॉट, ग्लाइडिंग, स्लाइडिंग जॉइंट में, ठीक है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे एक है एंकल जॉइंट, रिस्ट, वर्टिब्रा, एल्बो, ये सारी हिंज, पाइवॉट, स्लाइडिंग जॉइंट इस सब में आ रही है। तो ये सारी फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स हैं, इसलिए इसको ऑल ऑफ द अबव बोला है। द एग ऑफ अ चिक इज लेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज, ओ माय गॉड ये भी रिपीट है, ब्लास्टूला, इलास्टो ब्रांचा हैव एन एक्सोस्केलेटन ऑफ, इसको मैं बहुत अच्छे तरीके से समझा चुकी हूँ पिछली वीडियोस में, ठीक है। तो आप वहाँ वो देख लीजिएगा। इलास्टो ब्रांचाई को कॉन्ड्रीसाइट्स भी बोलते हैं, कार्टिलेजिनियस फिशेस भी बोलते हैं, ठीक है। प्लेकोइड सेल्स होते हैं, स्केल्स होते हैं। एक डायग्राम दिया है, इस डायग्राम में 1 2 3 4 5 6 को आपने आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। और इनमें से क्या है, गोल्जी अपैरेटस से एक माइटोकॉन्ड्रिया, एक सुसाइड से एक, सुसाइड से एक का मतलब लाइसोजाइम एंजाइम, ठीक है। तो आपने बस इनको आइडेंटिफाई करना है। ऊपर सिमिलैरिटीज़ ये आपको जस्ट कंफ्यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो आपका जो डी ऑप्शन है वो सही है। 1 जो है वो सुसाइड से के यानी लाइसोजोम है। फिर ये आपका मेम्ब्रेन बाउंड, देखो ना इसका मेम्ब्रेन लाइसोजाइम का और माइटोकॉन्ड्रिया का मेम्ब्रेन बाउंड है, तो मेम्ब्रेन बाउंड। चौथा भी मेम्ब्रेन बाउंड होगा, दूसरा और चौथा मेम्ब्रेन बाउंड। पहला आपका लाइसोजाइम एंजाइम, तीसरा जो है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, पांचवा आपका गोल्जी अपैरेटस, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 99, एन एग्जांपल ऑफ पैसिव एक्वायर इम्यूनिटी। ये इम्यूनिटी भी मैं पिछली वीडियोस में बहुत अच्छे तरीके से समझा चुकी हूँ, ठीक है। यहाँ पे तो आपसे सिर्फ पैसिव एक्वायर इम्यूनिटी का पूछा है। मैंने उस वीडियो में नेचुरल और आर्टिफिशियल भी समझाई थी, और मैंने इसमें भी लिखा हुआ है ताकि आपको आसानी हो जाए, दोबारा आपको याद हो जाए। तो पहला पॉइंट जो है वैक्सीनेशन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स और यूज़ ऑफ पोलियो वैक्सीन, ये दोनों जो है ये आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी है। एक्टिव इम्यूनिटी है लेकिन आर्टिफिशियल है। अच्छा, सी और डी जो है इनमें ये दोनों पैसिव इम्यूनिटी है। सी और डी दोनों पैसिव इम्यूनिटी है, लेकिन जो सी है वो नेचुरल है और जो डी है वो आर्टिफिशियल है, ठीक है। इसी तरह ये वाला क्वेश्चंस तो बहुत ईजी होते हैं, ठीक है। फिर भी मैं करवा देती हूँ, ठीक है। तो अब आप खुद देख सकते हैं, आपको समझ आ गया होगा पढ़ने के बाद कि इसका जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट है, ठीक है।